नमस्कार बच्चों, मैं सोनकर सर आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ अध्याय 4 कृषि का दूसरा पार्ट। आप देख रहे हैं निशुल्क पाठशाला पर सामाजिक विज्ञान का चौथा अध्याय कृषि का दूसरा पार्ट जो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम। तो देखते हैं आज का दूसरा पार्ट। देखते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कुछ, जो आज बचा है उस पर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आज की हेडिंग है सस्य प्रारूप। क्या है? सस्य प्रारूप। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। कहने का मतलब कि आपको पता है भारत में विविधताएं हैं सभ्यता संस्कृतियों में, है ना। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। कह रहा है भारत में कई प्रकार की बोई जाने वाली फसलें हैं, जिनमें से खाद्यान्न फसलों में कौन सा कह रहा है? खाद्यान्न फसलें तो है ही हैं, उसके साथ रेशे वाली फसलें, सब्जियां, हरे सब्जियां जो बोई जाती हैं, लौकी, कद्दू, भिंडी, टमाटर, आलू, ये तमाम ऐसी सब्जियां। फल, सेब, अंगूर जैसे होता है ना, कीवी होती है, अनार होता है, तो ये सब क्या है? फल हैं। मसाले, दालचीनी, हल्दी और आपका जीरा, काली मिर्च, ये सब किस में आते हैं? मसाले में आते हैं। कहता है ये सब इत्यादि शामिल है जो भारत में खेती की जाती है। भारत में 3 सस्य ऋतुएं होती हैं। ऋतुएं कितनी होती हैं भारत में? कह रहा है 3। कौन कौन सी? कह रहा है रबी की, खरीफ की और जायद की फसल। रबी यानी ठंड में जो फसलें बोई जाती हैं, और खरीफ जो जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलें हैं, जायद जो मार्च अप्रैल में बो करके जून जुलाई में काट ली जाती हैं। देखते हैं रबी की फसलों के बारे में क्या कह रहा है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रबी की फसलें जो होती हैं उन्हें बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। कहने मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोएंगे, और क्या कह रहा है? अप्रैल से जून के बीच में इसको काट लेते हैं। चलिए इसमें देख रहे हैं कौन सा है, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों मुख्य रबी फसलें हैं। गेहूँ देख रहे हो, अब लोग बोना शुरू कर दिए हैं गेहूँ खेतों में अपने धान काट के। जौ बोई जा रही है, मटर भी अब बोई जा रही है, चना भी बोए जा रहे हैं, सरसों की भी बुआई हो रही है। ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं, ठंड की ऋतु की फसलें हैं। ठीक है, यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती है, यानी कि यह देश के बड़े भाग में बोई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम में, जैसे जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। कौन कौन से राज्य? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। मतलब ये जितने राज्य दिया है, इन राज्यों में रबी की फसलों में गेहूं के साथ साथ और भी चना, मटर, सरसों, राई जो भी फसलें हैं, उन सब का उत्पादन रबी की फसलों के रूप में किया जाता है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। कहने का मतलब जो ठंड में वर्षा होती है, बारिश होती है ठंड में, वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिम से चलती है, कहाँ? भूमध्य सागर से चलने वाली वो जो हवाएं हैं, वो अपने साथ पानी को लेकर चलती है, जल की बूंदों का, वही भारत में आकर के वर्षा कराती है, जो पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं। जो ठंड की ऋतु है, उस ठंड की ऋतु में जो फसल बोई गई उसमें जो वर्षा हो रही है ठंड के समय पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वह फसलों के उत्पादन के लिए कह रहा है लाभदायक है, मतलब सहायता करती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता की उपयुक्त रबी फसलों में वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है।
पंजाब हरियाणा जैसे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी किनारा हो गया, राजस्थान, इन सब जगहों पे क्या है, जो रबी की फसल का उत्पादन किया गया था, जो हरित क्रांति के अंतर्गत फसलों का उत्पादन किया गया था, हरित क्रांति तो सफल रही, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा वो गेहूं पर पड़ा, गेहूं पर पड़ा। वही कह रहा है फसलों में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है, तो गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। यानी जो खरीफ की फसल है, जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल है, वो मानसून के साथ, जब मानसून आते हैं तब उनकी फसलों की बुआई होती है, क्योंकि इनके लिए पानी की आवश्यकता होती है ज़्यादा, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। यानी जून जुलाई में बोई जाएंगी, सितंबर अक्टूबर में इन्हें काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। कहने का मतलब है जो खरीफ की फसलें हैं, उन खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये सारी चीज़ें की खेती की जाती है सभी फसलों, किसमें, खरीफ की फसल में। अभी आप देखो ठंड शुरू हो गई है और मूंगफली मार्केट में आना शुरू हो गई, जगह जगह लोग मूंगफली बेच रहे हैं। क्या करके, एक पन्नी तान कर उसके नीचे बैठे हैं, भट्ठी जलाएं, उसमें आग जला के उसकी मूंगफली को भूंज रहे हैं और उसके बाद बेच रहे हैं। ठीक है ना, अब ये ठंड भर मूंगफली बेचने वाले लोग रहेंगे। आगे, चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। कह रहा है चावल की खेती, ये जितने भी राज्य हमने आपको पढ़े, असम, पश्चिम बंगाल वगैरह, उड़ीसा जैसे, इन सब राज्यों में चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है ना, इसमें से देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखते हैं, पश्चिम बंगाल में चावल की खेती एक साल में 2 बार लगभग की जाती है। तमिलनाडु में भी शायद एक साल में 2 बार खेती की जाती है चावल की। पश्चिम बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन चावल है, बिहारी और पश्चिम बंगाल वालों का। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल वालों तो मछली और चावल मुख्य भोजन। कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। पिछले कुछ सालों में जो चावल की फसल है वो महत्वपूर्ण फसल है। कहाँ, पंजाब या हरियाणा जैसे राज्यों में। और कह रहा है असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। असम में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में धान की 3 फसलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, ओंस, अमन और बोरो। अमन, ओंस और बोरो बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद कहा जाता है। जैसे कि रबी की फसल जो अक्टूबर से दिसंबर बोई जाती है, मार्च अप्रैल में आके काट ली जाती है। तो मार्च अप्रैल से लेकर के जून जुलाई के बीच में ये काटी जाती, बोई जाती फसल। मार्च अप्रैल में बो देंगे, जून जुलाई में काट लेंगे। खरीफ और रबी की फसल के बीच में जिस फसल का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, तो जायद की फसल। इसमें किन फसलों की खेती की जाती है देख लेते हैं, जिनमें तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। आप देखते हैं ना, पानी जिसमें ज़्यादा होता है, किसमें, खरबूजे में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तरबूज में होती है। ये ठंडी हमको शरीर को करती हैं, तो इसलिए गर्मी में हम इनका सेवन खाते हैं। कह रहा है तरबूजे, जो तरबूज होता है, खरबूजे, खीरे, सब्जियां भी हमने क्या कहें, हरी सब्जियां हम लोग खाते नहीं हैं गर्मियों में। और क्या कहा, चारा, जो हरे चारे जानवरों को बोले जाते हैं, पशु को, करबी वगैरह जो बोले जाती हैं। आगे, गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। गन्ना 1 वर्षीय फसल है बच्चा, 1 साल में लगभग तैयार हो, इसको बोएंगे, काटेंगे, लगभग कितना समय लग जाएगा, 1 साल। अब आगे देखते हैं मुख्य फसलें। मुख्य फसलें में कौन सा है, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। कह रहा है जलवायु में अंतर है, मिट्टियों में अंतर है, एक ही देश में। क्या कह रहा है, मिट्टी में अंतर, जलवायु में अंतर पाए जाने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता। जैसे भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें
चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। ये क्या रहा है, भारत में मुख्य जो फसल है उनका उत्पादन किया जाता है। चावल के बारे में कह रहा था, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न फसल चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है बच्चों? तो चीन में। उसके बाद कहाँ? भारत में। विश्व में चावल दूसरा सबसे ज़्यादा अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश भारत है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है चावल के बारे में। यह एक खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक है ना, खरीफ की फसल। चावल खरीफ की फसल मैंने बताया था अभी, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन सब। तो देख रहा है, जिसे कह रहा है इसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 25 डिग्री से ज़्यादा तापमान होना चाहिए कह रहा है, और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी कि तापमान भी ज़्यादा चाहिए और वर्षा भी ज़्यादा चाहिए। किसके लिए? चावल की खेती के लिए, यानी धान की खेती के लिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। कह रहा है जहाँ पानी की सुविधा कम है, वर्षा कम होती है, वहाँ सिंचाई करके इस फसल का भी उत्पादन किया जाता। देख लो ये धान है, धान तैयार हो गई काटने के लिए। तो बच्चों कल से हंसिया उठाओ, दराती उठाओ और धान काटने खेत में पहुँच जाओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। कह रहा है चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान में, जो मैदानी क्षेत्र है कह रहा है, समतली क्षेत्र वहाँ पे, और तटीय नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे क्षेत्रों में, और डेल्टाई प्रदेश में, नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे जहाँ डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ भी इसका उत्पादन होता है, जैसे गंगा यमुना का डेल्टा। ठीक है, नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। मतलब जो नलकूप, सरकारी ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं उससे, और नहरों के द्वारा सिंचाई करके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नलकूप और ज़्यादा से ज़्यादा नहरें निकाली गई भारत में, छोटी बड़ी नहरें। तो इन सब नहरों से, नलकूपों से सिंचाई करके फसलों का उत्पादन अच्छा किया जा रहा है। किस फसल का? धान का उत्पादन अच्छा किया जा रहा है। कह रहा है राजस्थान में जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ भी अब चावल की खेती किया जाने लगा है। अगला है गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देखिए सबसे पहले, सबसे ज़्यादा जो फसल का उत्पादन किया जाता है भारत में, उसका नाम है चावल। उसके बाद दूसरी कौन सी सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाने वाली फसल है? गेहूँ। चावल और गेहूं में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है उत्पादन में, जबकि चीन का प्रथम स्थान है। तो कह रहा है उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। कह रहा है जो गेहूं होता है इसको सरसों, राई, चना, मटर जो हमने बताए थे, उन सब के लिए क्या कह रहा है कि धूप खिली होनी, पकते समय तो ठंड होनी चाहिए, लेकिन काटते समय, बोते समय ठंड होनी चाहिए, पकने समय खिली धूप होनी चाहिए। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए कह रहा है 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा हो एक साल में, जिससे वहाँ पर खेती गेहूँ की जाती है, रबी की फसल की खेती की जाती है। देश देख रहे हैं, कह रहा है देश क्या कह रहा है? देश, हाँ, देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, यानी गंगा और सतलज के जो मैदानी क्षेत्र हैं, इनके द्वारा जो लाकर ढोकर मिट्टियाँ जमा की गई उनके मैदानी क्षेत्रों में। और क्या कह रहा है? दक्कन का काली मिट्टी, दक्कन काली मिट्टी जो आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह जैसे राज्यों में पाई जाती है। काली मिट्टी वाला प्रदेश है दक्कन का पठार, जो कैसी काली मिट्टी प्रदेश है।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। कह रहा है कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं, जहाँ पे गेहूं की फसल अच्छी खासी होती है। मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। मोटा अनाज, फाइबर वाले अनाज। तो ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। ये जो अनाज है मोटे अनाज, इसको कहा तो जाता है लेकिन इसमें पोषक तत्वों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं। भारत में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। कैल्शियम भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। किसमें? इन सब रागी में। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ज्वार जो देश में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन फसल है, यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है, यानी कि देश में सबसे ज़्यादा धान, उसके बाद गेहूँ और उसके बाद ज्वार की खेती की जाती है। तो ये कह रहा है यह वर्षा पर निर्भर होती है। कौन किस पर? यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। वर्षा हुई तो फसल होगी, वर्षा नहीं हुई तो फसल बेकार नहीं होगी। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। मतलब नमी वाले क्षेत्रों में जब ज़्यादातर नमी वाले क्षेत्र में उगाया जाता है, पैदावार इसकी की जाती है, जिसके लिए इसे पानी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। यानी कि ज्वार जो है इस फसल के उत्पादन करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं। देखते हैं बच्चे, अब अगली कौन सी फसल आ गई है बच्चों? बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। जो बलुई मिट्टी हो या काली मिट्टी हो, वहाँ पर बाजरा की खेती की जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कहाँ कहाँ बाजरा का उत्पादन हो रहा है? राजस्थान में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, हरियाणा में भी। इन सब राज्यों में बाजरा का उत्पादन होता है। जैसे मैं अभी मथुरा में हूँ और देख रहा हूँ यहाँ मथुरा में बाजरा की खेती होती, जो अभी बाजरा कटा हुआ है थोड़े दिन पहले। ठीक है, कह रहा रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। जो शुष्क है, आर्द्र न हो, जो शुष्क प्रदेश हो, वहाँ पर भी क्या रागी की फसल की खेती होती है। और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। चाहे लाल हो, काली मिट्टी हो, बलुआ दोमट मिट्टी हो या उथली काली मिट्टी हो, जिस पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। कह रहा है रागी के लिए जो उत्पादक राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र जितने हैं वहाँ पर रागी का उत्पादन किया जा रहा है। देख लो, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, तो ये तो हो गए भैया आपके पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश भी कुछ पहाड़ी आ जाता है। झारखंड और आपका और कर्नाटक के पठारी क्षेत्र हैं जहाँ पर रागी का उत्पादन होता है। अब अगली फसल हम लोग देखते हैं बच्चों, मक्का। मक्का को देखते हैं। मक्के का उत्पादन पशुओं को खिलाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि अमेरिका वगैरह में इसके फसलों का उत्पादन किया जाता है मक्का का सूअर को खिलाने के लिए। देख लेते हैं बच्चों, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग होती है। यानी कि फसल का उत्पादन चारा के लिए भी किया जाता है और किसके लिए? खाने के लिए, खाद्यान्न फसलों के रूप में भी और चारा के रूप में। यह एक खरीफ फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। यानी कब बोई जाएगी खरीफ की फसल? बताओ जल्दी से बच्चों, खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? तो जून जुलाई में। काटी कब जाएगी? अक्टूबर में आके, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला आता है आपका मक्के के लिए। कह रहा है मक्का के लिए देख लेते हैं तापमान वगैरह कितना चाहिए, है ना, तो वो देख लेते हैं। कह रहा है
जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। मक्का नवीन नहीं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी पर इसका उत्पादन अच्छा होता है और तापमान 21 से 27 डिग्री यानी कि लगभग गर्म तापमान इसके लिए चाहिए। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, यानी कि बिहार राज्य जो है उस राज्य में रबी की ऋतु में भी मक्के का उत्पादन किया जाता है ना। चलो आगे देखते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। मतलब नए नए बीज आजकल आ रहे हैं, अच्छे प्रकार के नए नए बीज, खाद, तमाम चीज़ों का प्रयोग करके जो है अच्छी प्रकार की खादों का ज़्यादा से ज़्यादा खाद, बीज का, कीटनाशक दवाइयाँ डालना और उस पर सिंचाई अच्छी करके मक्का का उत्पादन बढ़ाया गया है। ज़्यादा पैदावार हो रही मक्का की। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य में कह रहा है मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये देखिए मक्का जो काट रहे हैं लोग, मक्का की किस्सी, तो लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं मक्का के। अब हम लोग पढ़ते हैं दालें। तो दाल तो भैया बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो हम सब के यहाँ दाल बनती है, डेली बनती है। सुबह में दाल बनेगी तो शाम को सब्जी बन जाएगी, पता लगा शाम को दाल बन रही तो सुबह में सब्जी। दाल ज़रूर बनती है, चाहे चना की बने, मटर की बने ना, और चाहे आपकी अरहर उड़द की बने, चाहे मूंग की बने, बनाते हैं लोग दाल। तो दाल के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन वगैरह दाल से खूब अच्छी मिलती है, बताते हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का पैदावार या उत्पादन भारत में होता है। और कह रहा है उपभोक्ता है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा दाल खाई भी जाती है विश्व में। विश्व में जितने देश हैं उन सब देशों में सबसे ज़्यादा दाल कौन खाता है? भारत। और भारत में ही दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और देखते हैं क्या रहा है क्या। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। शाकाहारी जो मांस ना खाएं, तो शाकाहारी खाना जो खाते हैं हम लोग, उनमें दाल सबसे अधिक प्रोटीन देती है, कह रहे हैं। तूर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर और उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना और अरहर भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। ये दाल वाली फसल है, इससे दाल बनाई जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? यानी कि खरीफ के समय खरीफ की फसल और रबी की फसल कौन कौन सी दाल है जो बोई जाती है ठंडी और गर्मी दोनों में। दालों को कम नहीं आवश्यकता होती है, दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। 2 बार पानी देने में पूरी खेती हो जाती है, हल्की नमी की इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है। और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, जहाँ कम पानी की व्यवस्था हो वहाँ पर भी इसको उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर, यानी फल में लगती है दाल जो, उसे कहते हैं अरहर। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अरहर के सिवा जितनी भी दालें हैं वो हवा से क्या करती हैं? अन्य सभी दालें नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखती हैं, जो उत्पादन भूमि वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होता है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। इन फसलों को अन्य आवर्तनों के बीच में बो दिया जाता है, साथ में बो दिया जाता है, ये भी कहा जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक भैया, यहाँ पे दाल का उत्पादन किया जाता है। आगे खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें देख लेते हैं। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है।
यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि गर्म फसल है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाने वाली फसल है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। जहाँ पानी की आवश्यकता वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई करके इसे उगाया जा सकता है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। किसी भी मिट्टी में बो दो, काली, पीली, लाल, सफ़ेद, जो भी मिट्टी आप बोना चाहें सब बो दो। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। कहना है जब इस फसल को बोते हैं और कटाई करते हैं तब तक हमें मजदूरों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। कह रहा है ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राज़ील। और उसके बाद सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ रहा? दूसरे नंबर पर तो हमारे कहाँ कर रहा है? बोलिए, भारत। ठीक है। यह गन्ना के क्या कहता है, क्या क्या उपयोग होता है? यह चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के काम आता है। सीरा जो बनाते हैं उसके काम में चीनी और गुड़ बनाने के, खांडसारी से शक्कर वगैरह जो होती है वो सब बनाने के काम में आता है। आगे क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य है। यानी भी इन जगहों पर जहाँ जहाँ हमने पढ़ा अभी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में गन्ने की फसल की उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, पैदावार ज़्यादा होती है। ठीक है ना। देखते हैं आगे, देखते हैं बच्चों, देख लीजिए ये गन्ने की खेती की जा रही है। जैसे बीच बीच में मेड़ बनाए जाते हैं और उसमें गन्ने लगाए जाते हैं, है ना। जैसे आलू के कूले होते हैं, कूला मतलब जो आलू लगाए तो उसमें मिट्टी चढ़ाते तो ऊंचा हो जाता है, बगल बगल खाली होता है, उसे गन्ने की किस्सें हुई, देख लो। आगे हम आके देखते हैं तिलहन। तिलहन के बारे में कह रहा है 2020 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। 2020 में कह रहा है भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन यानी तेल वाली फसल जो होती है ना, उसके उत्पादन में कह रहा है दूसरे स्थान पर था। देश में बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। कह रहा है देश के 12% भाग पर कई प्रकार की तिलहन की फसल उगाई जाती है, जिसमें कह रहा है मूंगफली, अभी जो हम लोग मूंगफली खा रहे हैं ठंड में, वही मूंगफली ना बच्चों। हाँ, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसल है। यानी कि ये सारी तेल से निकालने वाली फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है, इसीलिए इन्हें तिलहन फसल कहते हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब इसमें से कई ऐसी फसलें हैं जो खाना बनाने में काम आती हैं। ठीक है ना। जैसे सरसों देख लो भैया, इसका काम आता नहीं खाना बनाने में, इसका तेल का काम लगता है ना, तो ही कह रहा। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान, उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो साबुन वगैरह जो बनते हैं, उपटन वगैरह जो बनते हैं, है ना, श्रृंगार के जो सामान बनते हैं, उसमें भी इनमें से कई चीज़ों को लिया जाता है, जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी वगैरह जो दे रहा है, इन सब चीज़ों को तिलहन। तो आगे देखते हैं मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली किस फसल है? खरीफ की फसल। कब बोई जाती है भैया? खरीफ फसल कब बोई जाएगी बच्चों? जून जुलाई में। तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। कह रहा है जो देश में मुख्य तिलहन फसल हैं, जो तिलहन फसलें जिन बोई जाए, जो हमने अभी बताया कौन कौन से हैं, उनमें से क्या कह रहा है, जो उनका जितना उत्पादन होता है उनमें से आधा तो केवल मूंगफली से प्राप्त हो जाता है, कह रहा। ठीक है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली
मूंगफली के अन्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ और अन्य उत्पादक राज्य यहाँ मूंगफली उत्पादन की जाती है। ठीक है ना। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल ऋतुओं में बोया जाता है। ठीक है ना। तो तिल भी खरीफ की फसल है कह रहा है। आगे देखते हैं भैया हम लोग अब क्या, चाय के बारे में देख लेते हैं। पीते हैं हम लोग ना चाय, चलो देखते हैं। चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रोपड़ कृषि का। कल हमने पढ़ाया था आपको रोपड़ में कौन कौन सी फसल आती है। तो चाय रोपड़ कृषि का उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। क्या कह रहा है कि शुरुआत में अंग्रेज से भारत में लाए थे। कैसी फसल है? पेय पदार्थ, पीने वाली पदार्थ है ये। चाय पीते नहीं हम लोग, देखते हो ना, तो वही पेय पदार्थ है। आगे पीने वाली मतलब फसल। अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। कह रहा ज़्यादा से ज़्यादा चाय जो बागान है, चाय के बाग हैं, उसके मालिक कौन है? भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। गर्म और क्या कह रहा है? उष्ण और उपोष्ण, यानी गर्मी के समय बोई जाने वाली फसल है। और जलवायु ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी, जीवांश जीवों के अंश जिसमें रहते हैं, है ना, वो मिट्टी कह रहा है। तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। कह रहा है चाय की खेती ढलुआ भूमि पर की जाती है, समतल भूमि पर नहीं, क्योंकि निकास पानी के निकलने की उचित व्यवस्था। पानी तो इसे ज़्यादा चाहिए लेकिन रुकना नहीं चाहिए पानी इसमें। अगर पानी चाय के बागानों में रुक गया तो चाय की जड़ें खराब हो जाएंगी, सड़ जाएगी और यह खराब फसल फिर क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर कह रहा है कोष्ण हो, नमी हो और पाला रहित, यानी कि पाला ना पड़े। जो ठंडी में कहते हैं ना ओला पाला पड़ रहा है, वही कहना पाला रहित ना हो, जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। यानी कि बौछार के रूप में जो वर्षा होती है, हल्की फुहार के रूप में, वह इसके पत्तियों के लिए क्या करा? बड़ी लाभदायक होती है। चाय एक श्रम साधन उद्योग है। भाई लोग लगते हैं, बिना लोगों को चाय की खेती नहीं की जा सकती। उसकी पत्तियां चुनने के लिए लोग लगते हैं, ठीक है ना। श्रम साधन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, जो पर्याप्त मात्रा में और कुशल हो, वह काम को करने वाला भली भांति जानकार हो, जो वह काम को अच्छे से कर सके, चाय का उत्पादन कर सके। उसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। वो कह रहा है उसकी जो पत्तियां हैं उन्हें बागान में ही संसाधित कर दिया, ताकि उस पर क्या है कि ताजगी बनी रहे। ठीक है ना, इसलिए उसको सही से ढाको मतलब संसाधित कर दिया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, चाय का जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र जहाँ उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा असम में, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ। असम में तो चाय की खेती की जाती है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं, जिले की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ भी उत्पादन इसका किया जाता है। तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में चाय उगाई जाती है। कह रहा है कि तमिलनाडु, केरल के अलावा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मेघालय और आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा आदि राज्यों में चाय की खेती की जाती है। ठीक है ना।
सन 2020 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। 2020 में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश कौन था? चीन। दूसरा कौन था? भारत। ठीक है, चलो जाओ इधर देख लेते हैं। कॉफी कह रहा है, कॉफी, एक मिनट। हाँ तो देख लेते हैं हम लोग। कॉफी के लिए कह रहा है, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। जो भारत में कॉफी का उत्पादन किया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। अरेबिका एक कॉफ़ी की किस्म है, प्रजाति है, जिसका उत्पादन हमारे भारत में किया जाता है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? यमन से। यानी कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ हुआ था सबसे पहले? जन्मस्थली क्या है? यमन है। ठीक है, इस किस्म की कॉफ़ी भी विश्व भर में अधिक मांग है। यानी अरेबिका जो कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है भारत में, उसकी मांग पूरे विश्व में है। कह रहा है विश्व भर में अधिक मांग है, ज़्यादातर मांग है इसकी, मांगते हैं लोग। इसकी कृषि शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बाबा बुदन एक व्यक्ति थे, संत थे बाबा बुदन, जो यमन गए हुए थे शायद, ये कहीं विदेश गए थे और वहाँ इनको कॉफ़ी पीने के लिए दी गई और इनको अच्छा लगा और उसके पौधे को देखा तो ये ला करके एक दक्षिण भारत में जो नीलगिरी श्रेणी के आसपास ये रहते थे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सीमा पर जो आपका पाई जाती नीलगिरी, तो वहीं कहीं रहते थे और उन्होंने उस पहाड़ी पर बो दिया उस कॉफ़ी को और कॉफ़ी का उत्पादन हुआ, बढ़िया हुआ। और वहीं से कह रहे हैं कि बाबा बुदन की पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? बाबा बुदन की पहाड़ी, जिस पे वो रहते थे जहाँ, ठीक है ना, और उसी पे कॉफ़ी को बो दिए और खेती की उसकी। तो अब वही नीलगिरी श्रेणी के आसपास कह रहे हैं कि खेती की जाती है कॉफ़ी की। सही बात है, देखते हैं आगे चल के। पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी श्रेणी है और उसी के आसपास खेती की जाती है, इसीलिए कह रहा है। देखते हैं बागानी फसलें। सन 2020 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। किसके स्थान में? बागानी कृषि में जो भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। कब? 2020 की बात कर रहा है। 2020 में भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। किसका किसका? उष्ण और शीतोष्ण, गर्म और ठंडे, जो दोनों प्रकार के फल होते हैं, ठंडियों में और गर्मियों में उत्पादन किए हुए फल उनका दोनों को उत्पादन करता है, चाहे ठंडी के सीजन के फल हो चाहे गर्मी के। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, कहाँ कहाँ कह रहा है? देख लो फिर से बच्चों। भारतीय फलों जिनमें से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, कहाँ कह रहा है? नागपुर और चेरापूंजी के, नागपुर तो महाराष्ट्र में, चेरापूंजी मेघालय में, के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, यानी केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केले का उत्पादन होता है, केले। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या होता है? लीची का उत्पादन होता है। मेघालय के अनानास, मेघालय में अनानास भी होता है भैया, किसके साथ? संतरों के साथ, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना राज्य में और आंध्र प्रदेश राज्य में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब की खेती की जाती है, नाशपाती की खेती की जाती है ना। तो देख रहे हैं सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की खेती की जाती है उसे विश्व भर में सबसे ज़्यादा मांग है। क्यों? क्योंकि अच्छी किस्म का होगा, इसीलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब हम कल इसका तीसरा पार्ट लेके आएंगे, जो बचा है वो भूगोल का पार्ट 3 कृषि का
तीसरा पार्ट कल लेके आएंगे, जितना बचा हुआ है कल उसे पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पेपर भी बनाएंगे, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हम आपको टाइप करके आपको भेज देंगे, और बाकी नोट्स बना के इस पर डाउनलोड कर देंगे PDF, जो आप देख करके क्वेश्चन पेपर उतार सकते, लिख सकते, याद कर सकते हो। ठीक है ना। तो आप लोग फिर से मेरा मोटिवेशन कीजिए, मनोबल बढ़ाइए। कैसे? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए इस पर। ठीक है ना, कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छा समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, मेरी आवाज़ सही जा रही वीडियो में कि नहीं जा रही, मेरा अगर अच्छा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, हमारी आवाज़ सही समझ में आ रही है, तो फिर आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी इस वीडियो से अपनी पढ़ाई कर सके, उनका लाभ हो सके। तो फिर मिलते हैं कल बच्चों इसी समय, आपका भूगोल का कृषि पाठ का तीसरा पार्ट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।